मेरे देवर बिल्कुल मेरे पति के हमशक्ल थे। शादी हुई तो अक्सर पता ही नहीं चलता कि पति कौन सा है और देवर कौन सा। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती थी और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती। लेकिन एक रात पति मेरे पास लेटे थे। दिल धक धक कर रहा था। आंखें खोलकर देखा तो पति की जगह देवर। मेरी शादी हुई तो सुहागरात पर मेरे कमरे में दो लड़के बैठे हुए थे। मैं नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे ही मैंने अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। जरा सा भी फर्क नहीं था। बालों का स्टाइल एक जैसा था। तो मैं चौंक कर रह गई थी, क्योंकि यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन सा है और कौन सा नहीं है। मैं अभी इन्हीं बातों का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि एक लड़का मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। मैं यह फैसला कैसे कर सकती थी? मैं क्या, यह फैसला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में जरा सा भी कोई फ़र्क नहीं था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं, लेकिन तभी दूसरा लड़का मेरे पास आकर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि मैं सचिन हूँ और यह मेरा भाई सुधीर है। उस लड़के की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वह दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि सचिन का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे ये बात पता थी कि इनका एक भाई है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि जुड़वा है, क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि मेरा एक बेटा विदेश में रहता है। कह रही थी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर सेटल हो जाए, लेकिन वह नहीं सुनता। मुझे लगा शायद जो लड़का सचिन बनकर मेरा हाथ थामा है, कहीं वह मेरा देवर ही ना हो और मजाक में यह सब कह रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप सी बैठी थी कि जब सुधीर बेड से उठे और कहने लगे, यहीं आपके पति है भाभी, मैं तो यहाँ बस 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस दूसरे देश चला जाऊँगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ी हुई रंगत को देखकर सभी हंसने लगे। कहने लगे, मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम कितना परेशान होती हो। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत सोने की चैन निकाली और मुझे वह मुंह दिखाई के तौर पर पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ते का इंतज़ाम किया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं सचिन के साथ कुर्सी पर बैठी थी। सुधीर मेरे सामने थे। कहने लगे, यह आलू के पराठे हैं भाभी, इसे खाकर देखिए कि कैसा बना है। यह कहकर वह कुर्सी पर बैठ गए। कहने लगे कि आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब है, क्योंकि सचिन को एक कप चाय भी बनाने नहीं आती, लेकिन मेरी बीवी के बड़े ऐश होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ बनाने आता है। वह बातूनी किस्म का लड़का था। जब तक नाश्ता करता रहा उसकी जुबान चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना था। वह जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई थी। शादी के बाद सचिन मुझे हनीमून पर लेकर गए। जब हम वापस आए तो मैंने किचन का काम संभाल लिया। सचिन के साथ हर लम्हा मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत गुजर रहा था। एक बार रात को सचिन के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वह मुझे आज बाहर डिनर कराने ले जाएंगे। मेरी सास इजाज़त दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला। सामने सचिन खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस की बैग ले ली और कहा, आपको अपना वादा तो याद है ना? मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग बाहर चलेंगे। वह मुझे आश्चर्य से देखने लगे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा। मैंने कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करो। आपने सुबह खुद ही कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैंने कब इनकार किया है? इसके बाद वह कहने लगे, जल्दी चलो, यह ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। लेकिन सचिन को शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, फिर वापस घर आ गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ सुधीर बैठे थे। मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं उनके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद सचिन का जोर से हंसना हुआ और वह हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गए। फिर सचिन ने सुधीर के पीठ पर एक थपकी मारी। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें?
अगर तुम मेरे हम शक्ल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वह सचिन नहीं बल्कि मेरे देवर सुधीर थे। लेकिन उसने तो मुझे जरा भी शक नहीं होने दिया कि वह सचिन नहीं है। मैंने घूरकर सचिन की तरफ देखा तो फिर से वह हंसने लगे। कहने लगे, मैंने बड़ी भोली बीवी पाई है। क्या तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि यह तुम्हारा पति नहीं बल्कि देवर है? यह सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। अब सचिन मुझे जब भी कहते कि वह मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं जल्दी से इनकार कर देती। समझ नहीं आता कि रात को आएंगे वह सचिन होंगे या सुधीर। मेरी शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई तो मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बहुत खुश हुई। यह खबर जब सचिन को पता चली तो वह मुझसे ज़्यादा खुश थे। कहने लगे, शादी के बाद तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। कुछ दिन मायके में रहकर आराम करो। मैं मायके चली गई। 1 महीने बाद जब मुझे सचिन लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, काफ़ी दुखी लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो यह हालत बना रखी है? मेरी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई। कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर बिताए हैं, लेकिन वह तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। यह देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, आप सोफा पर क्यों लेट रहे हैं? कहने लगे, मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देखकर वो उठकर बैठ गए। कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं कि मैं आपको छोड़कर मायके में इतने दिन के लिए रह गई थी, इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं? मेरी आंखें ना चाहते हुए भी भीगी हुई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत करना चाहती थी, लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होऊंगा, तुम्हारा हक बनता है कि मायके में जाकर रहो। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वह कह रहे थे कि आपकी पत्नी बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। फिर कहने लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह पूरा वक्त अच्छे से गुजर जाए। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। सुबह जैसे ही सचिन ऑफिस गए, कुछ देर बाद ही सुधीर घर आ गए। वह बड़े चुपचाप से थे। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगे, माँ, मुझे अब वापस जाने की इजाज़त दो। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वह कहने लगा, मुझे अभी 2-4 साल शादी नहीं करनी है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। सुधीर उन्हें उदासी से देख रहा था। कहने लगा, माँ, क्या हो गया है आपको? यह कहकर उसने मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम 2 ही तो मेरे बेटे हो, मेरे और कोई औलाद तो है नहीं। मैं तुम्हें यहीं देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर दूसरे देश चले जाते हो और 3-4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी। सुधीर को चाहिए कि वह यहीं पर सेटल हो जाए। सुधीर ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी, आप ही माँ को समझाओ। मैंने कहा, वह तो अपनी जगह ठीक है, तुम तो जिद पर अड़े हुए हो। जब वह नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, भाभी, आप माँ को समझाने के बजाय उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। रहने दो भाभी, आपके बस की बात नहीं है। मैं सचिन से कहूँगा कि वह माँ को समझाए। मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। सुधीर यह कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा हुआ मुंह देकर जाना। यह सुनना था कि सुधीर ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा। वह अभी भी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया। उसके हाथ में फाइल थी। मेरी सास ने तेज गुस्से में कहा, तुम मान क्यों नहीं रहे हो और जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। आप नहीं चाहती इसलिए नहीं जा रहा। यह सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ। रात को सचिन ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगे। मैंने उनके हाथ थाम लिए। मैंने कहा, यहाँ पर बैठो मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नए मेहमान के आने में, हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। यह कहकर
मैंने सचिन के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक झटके से वह मुझसे पीछे हट गए। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। मैं दुखी मन से सो गई। सुबह मैं कुछ देर से उठी तो मैंने देखा कि सचिन ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, सचिन मुझसे कोई भी काम नहीं कहते थे और ऑफिस भी खुद ही चले जाते थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम सुधीर घर पर आए तो कहने लगे कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। सुधीर के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अब अपनी देवरानी ढूंढो, इसी महीने में इसकी शादी भी कर दूंगी। यह सुनना था कि सुधीर तो गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुझे कोई शादी नहीं करनी। अगर आप आगे से ऐसी कोई बात करने की कोशिश की तो मैं वापस चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज़ होते रहे तो हो जाएं। मुझे लगा शायद वहाँ यह किसी लड़की को पसंद करता है, तभी इतने गुस्से से यह बात कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वह उठकर कहने लगा, भाभी यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मैं खुद बाहर आ जाता, अपना ख्याल रखा करें। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। यह कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई। कहने लगा, क्या बात है भाभी? मैंने कहा, एक बात पूछूं, सच बताओगे? मैंने कहा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर कुछ देर वह मुझे देखने लगा, फिर कहने लगा, हाँ मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा? यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं माँ को उस लड़की के लिए राज़ी कर लेती हूँ। फिर वह कहने लगा, वह कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए आप माँ को राज़ी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई, क्योंकि माँ तो इस बात पर कभी राज़ी नहीं होती। कुछ महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास भी अपने पोते को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन सचिन बहुत खामोश थे। बार बार बेटे को देखते और फिर नज़रें हटा लेते। मेरा बेटा 2 महीने का हो चुका था। मैंने यह बात नोटिस की कि सचिन अब भी सोफे पर ही सोते थे। कहते थे, मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। मैंने सचिन से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती। यह सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं? उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ अलग किया तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे, मैं भी सब्र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। कहने लगे कि मैं सचिन नहीं हूँ, मैं सुधीर हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा मजाक यह कैसे मेरे साथ कोई कर सकता था? और रात के वक्त सचिन ने उसे इजाज़त कैसे दी थी कि वह मेरे कमरे में आए? मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहाँ है सचिन? अब मैं उससे बात तक नहीं करूँगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाज़त दी तो कैसे? यह कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात तो सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वह कहने लगा, जब आप मायके गई थी तो उस वक्त मैं और सचिन एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी पूरी तरह टूट चुकी थी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, उस एक्सीडेंट में सचिन की मौत हो गई थी। यह सुनना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा कि मेरे सर पर आसमान गिर रहा है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो रोज़ाना। यह कहकर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि मैंने इस 9 महीने के वक्त में सचिन और सुधीर को इकट्ठा एक साथ नहीं देखा था। सचिन के ऑफिस जाते ही पीछे से सुधीर आ जाता। रात को सचिन आते तो यह कहते, सुधीर अपने दोस्तों में बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वह खुद ही आकर सो जाएगा। फिर वह कहने लगा कि मैं पिछले कई महीने से सचिन बनकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी खत्म हो जाती, और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिएगा। उनसे कहना कि वह मुझे विदेश जाने दे। मैं माँ की नज़रों में सुधीर बनकर चला जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा, फिर यहाँ रहूँगा सचिन बनकर हमेशा के लिए। उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से उसे देखा था। मैंने कहा, तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, लेकिन यह शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही सचिन हूँ, और मैं आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकता, ना ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। हम लोग चुपके से शादी कर लेंगे। प्लान के मुताबिक कुछ दिन बाद माँ की नज़रों में सुधीर हमेशा के लिए विदेश चले गए।
इस बात को बीते हुए 4 साल हो गए और मेरी सास अभी भी यही समझती है कि सचिन ही मेरे पास रहते हैं और सुधीर ने वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद यह राज मेरी सास को कभी नहीं पता चलेगी। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।